बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की बाज़गश्त 21 अक्टूबर को उनकी वापसी है और होती है नहीं होती उससे पहले डील की बहुत सी बातें होना शुरू हो गई हैं और राना सनाउल्लाह साहब को भी मंजर आम पर आके बयान देना पड़ा कि किसी डील के तहत नहीं है। तो फिर किस फार्मूले के तहत है, आज के प्रोग्राम में हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जारहाना मिजाज जो है हमें देखने को मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान भी हमने सुने, देखे और उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी और दीगर सियासी जमातों के रवैये भी हमने देखे। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और आर्मी चीफ के बहुत सारे बयान सामने आए और उन्होंने बहुत जोर दिया अफगान महाजरीन के हवाले से, डॉलर स्मगलिंग के हवाले से, बिजली चोरी के हवाले से, मंशियात की रोकथाम के हवाले से और निगरान सेटअप में ये सारे के सारे फैसले हो रहे हैं तो सियासतदानों का क्या किरदार है। और महंगाई जो है अपने उरूज पर पहुंच चुकी है तो जो आने वाली हुकूमत होगी उसके पास क्या आवाम को महंगाई से निकालने का कोई फार्मूला है या नहीं है। इन तमाम मौज़ूआत का आज के प्रोग्राम में हम अहाता करेंगे। तो अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बात का आगाज़ राजा उमर साहब आपसे करूँगा। ये फरमाइएगा, नवाज़ शरीफ साहब की 21 अक्टूबर वापसी और बहुत सी बाज़गश्त हो रही है, आएंगे नहीं आएंगे, अभी तक ये चहमगोइयाँ हो रही हैं, तो आप क्या कहते हैं कि 21 अक्टूबर फाइनल हो चुका है? वो जो टिकट कटाई गई है वो वाकई पक्की टिकट होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जनाब मुझे मदऊ किया। तो दूसरा ये है कि जी इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर जो है ना एक उम्मीद की सहर है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है और इंशाल्लाह ताला जो टिकट हुई है इसी टिकट पे एग्जैक्ट टाइम पे मियां साहब इंशाल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान में। और इस हवाले से हम एज अ मुस्लिम लीग नून के जितने वर्कर्स हैं हमारे, जितने MNAs MPAs जितने है कायदीन के साथ जो है ना हम मिल के मुख्तलिफ जो है ना इलाकों में और डिवीज़न में, रावलपिंडी डिवीज़न में हमारे डिवीजनल सदर हैं मलिक इब्रार साहब, उनके साथ मिल के प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखा जाए इस टाइम मियां साहब आ रहे हैं, अगर कुछ जो पार्टीज हैं उनको इस चीज़ का एक भाम है कि भी मियां साहब शायद इक़्तिदार के लिए आ रही हैं या चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मियां साहब का मसला अभी इक़्तिदार में आना नहीं है। मियां साहब का मसला ये है, मियां साहब ने कहा है कि मैं अपने इस अवाम को, अपने पाकिस्तान को जो अंधेरों में डूबा हुआ था, जिस तरह पहले भी मियां साहब ने इसको पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, बहुत सारी चीजें डिलीवर की, तो मियां साहब इसको एक जो है ना इस मोटो को लेके पाकिस्तान आ रहे हैं कि मैंने अपनी गरीब आवाम का, अपने आवाम के रोजगार का, इस चीज को जो है ना पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा उमर साहब, मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। इसी बात पर मैंने आपसे सवाल उठाना है आपके सामने। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, PDM शीरो शक्कर और अचानक से इतनी जारहाना पॉलिसी और इतने जारहाना मिजाज बयानात, वजह क्या बन गई है सर? देखिए, हम तो PDM का हिस्सा नहीं थे जब इस गवर्नमेंट में भी आए हैं। PDM अलहदा इत्तेहाद था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने सपोर्ट किया था PDM की गवर्नमेंट को और मुस्लिम लीग नून को स्पेशली, और वो मुल्क की ज़रूरत थी, जो उस वक़्त हालात थे उसके तहत हमने किया था। और हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सियासत के अंदर तरीका रहा है कि वो अपने मुफादात को नहीं, मुल्क के मुफाद को देखती है। इसके बावजूद के सारा मेजर शेयर जो था गवर्नमेंट का वो PMLN को मिला, सारी अहम वजारतें PMLN को मिली और सारा बाद में निगरान हुकूमत भी इन्होंने अपनी मर्जी से तश्कील दी। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मुल्क को ज़रूरत थी एक इत्तेहादी हुकूमत की, तो हम उसके साथ रहे। अब ये हमारा कोई भी बयानिया किसी के खिलाफ नहीं है। हम ना तो बयानिया बनाते हैं, हम तो नजरियाती जमात है, नजरिए पे चल रहे हैं। हमारी आज भी लड़ाई किसी सियासी जमात और किसी फर्द के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई महंगाई के साथ है, बेरोजगारी के साथ है, गुर्बत के साथ है, जहालत के साथ है, और इसी के साथ हम जंग पिछले 56 साल से लड़ रहे हैं। बहुत सी जमातें आई, कभी कोई बयानियां घड़ती हैं, कभी कोई बयानियां घड़ती हैं, कभी कोई बयानियां घड़ते घड़ते जेल चला जाता है,
और कभी कोई बयानिया बनाता बनाता जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरिया निभाते निभाते सर कटवाती है और सरेदार तक जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी फर्द या एक शख्स, अगर आप मसनूई तौर पे किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे कि कोई फर्द वाहिद मुल्क को बचाएगा, तो ये सफेद झूठ है। मैं समझता हूं कि अगर मियां साहब पे ये तवक्कुआत वाबस्ता की जाए तो ये वही सलूक होगा जो इमरान खान ने एक ख्वाब सुनाया था लोगों को कि मैं आऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, मुल्क अमेरिका से और इंग्लैंड से आगे निकल जाएगा। मेरे ख्याल से सियासी तौर पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्ची बात यह है कि कोई फर्क नहीं है। देखिए ना, अगर मियां साहब के पास कोई इतने खूबसूरत हल होते तो 16 महीने उनके भाई वजीर आजम रहे हैं और उनके समधी वजीर खजाना रहे हैं, जो आज भी आइंदा भी अगर ये इनकी हुकूमत आई तो वजीर खजाना होंगे। तो मियां साहब कोई गुरु ने भी बता देते, मुल्क के अंदर 16 महीने अवाम तंग ना होते, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की लड़ाई के अंदर ना जाते। तो मैं समझता हूँ वैसे भी पाकिस्तान के अंदर 60% नौजवान है। अब उम्मीदें शहर कोई नौजवान तो हो सकता है, अच्छा अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला जिंदगी दे मियां साहब को, कोई ब- 74 साल का बंदा अब उम्मीदें शहर नहीं हो सकता। तो बैरिस्टर इतना साहब ये झूठ तो नहीं फरमाइएगा बोलना कि चाहिए। इसी सारे तनाजुर में आपकी जानिब से ये अब नारा लगाया गया, ना तेरा ना मेरा, हम सब का पाकिस्तान, ये फार्मूला दे रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, हमारा ये फार्मूला तो शुरू से है ना। अच्छा। पाकिस्तान के लिए तो हमने मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो हम तो हमेशा से कहते रहे हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पे जब पाकिस्तान जल रहा था, हमने तब भी पाकिस्तान खपे कहा था। ये किसमें जुर्रत है? कोई लोग तो अपनी हथकड़ियां नहीं भूलते, कोई अपने सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग नहीं भूलता, हमने तो अपने खून भूल के पाकिस्तान को कबूल किया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे अब मेरी जो है एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अब किसी एक शख्स को इतना पोर्ट्रे ना करें, प्रोग्राम दें, पॉलिसीज दें, इत्तफाके राय से दें, अवाम की तरफ आए। मुझे अपना दुखड़ा सुनाने की नहीं जरूरत। पीपल्स पार्टी से ज्यादा दुख किसने सहे हैं? अगर सही। ये हमसे ज्यादा तो किसी ने नहीं सहे, लेकिन उसके बावजूद हम अपने दुखड़े नहीं सुना रहे। अच्छा हम अच्छा, जानते हैं कि इस वक्त अवाम दुखी है, उसके मसाइल हल करने, बैरिस्टर साहब उनकी मैं बात आता की हूँ, जाए। बैरिस्टर साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब, अवाम के दुखड़ों की बात भी करेंगे और आपकी ज़रा इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि भुट्टो साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो पंजाब के हवाले से क्या तैयारी है, इस हवाले से मैं बात करूँगा। राजा उमर साहब, आपने अभी ये फरमाया कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और उनका मकसद जो है वो इक़्तिदार में आना नहीं है। तो जब अगर वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो फिर वो अवाम को कैसे डिलीवर करेंगे और अवाम को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? क्या फिर इस हवाले से मंशूर है आपका? देखिए, मेरा मकसद ये है कि उनका मेन जो मकसद ये नहीं है कि वो, देखिए, पहले भी 3 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। अच्छा। मैं ये बता रहा हूँ, मियां साहब का इक्तदार में मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि उनका मोटो ये नहीं है कि मैं इक्तदार में आऊं या जस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अच्छा। उनका मेन जो मोटो है वो अपनी अवाम को, जो पिछले 4.25 साल में जो इमरान खान फितने का गंध है, और वो उस चीज को मिटाने के लिए अपनी इस अवाम को महंगाई से और बेरोजगारी से, जो है ना, अब आप खुद देख लें, इससे पहले 2018 का आप दौर देख लें, 2018 से पहले मियां साहब का दौर देख लें, उसमें पेट्रोल किस तरह था, उसमें डॉलर किस तरह था, उसमें आप ये देख लें कि डॉलर का क्या रेट था, रोटी का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था, चीनी का क्या था, दाल का क्या था। अच्छा। मैं ये बता रहा हूं कि 4.25 साल में जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने हमारे इस मुल्क को तबाह किया है, और उसके बाद जिस तरह अभी जनाब ने जिक्र किया, भी 16 माह गवर्नमेंट थी नून लीग की, 16 माह गवर्नमेंट नून लीग की नहीं, गवर्नमेंट थी पीडीएम की। अच्छा। जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ शामिल थी। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने लास्ट टाइम एक बयानिया दिया जी 90 दिन में इलेक्शन हो, मैं ये पूछता हूं जनाब से कि इनके कायद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब मीटिंग्स जो हुई थी, उस मीटिंग में यह वाजिया था कि पहले हल्का बंदियां होंगी, मर्दमशुमारी होगी, नई हल्का बंदियां होंगी, फिर जाके इलेक्शन होगा। तो मकसद कहने का यह है कि देखें, हमारे इस जमात ने मुल्क को डिलीवर किया है।
ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। लेकिन पौने लेकिन 4 साल लेकिन में लेकिन इमरान उमर खान साहब की आप उमर गवर्नमेंट साहब ये देख लें, क्या चीज फरमाइएगा कि डिलीवर अभी हुई भी है। अभी भी आपने फरमाया कि पीडीएम की हुकूमत थी, लेकिन ज्यादा सीटें तो आपके पास थी, वजीर आजम साहब आपके पास थे, वजीर आजम का मनसब, वजारत उज़्मा का मनसब आपके पास था, और जितने भी बड़े मनसब थे वो भी आपकी हुकूमत के पास थे। और इसहाक डार साहब वाला फार्मूला भी आपने अप्लाई किया कि डॉलर का रेट कम होगा, लेकिन वो नहीं चल सका। तो क्यों नहीं चल सका? और महंगाई जो है वो बिल्कुल मुझे अपने आप अरूज एक पे चीज पहुंच बात चुकी है। बताएं, मुझे एक बात बताएं, जिस चीज को पाकिस्तान हमारे मुल्क को पौने 4 साल में उसको आसमान से जमीन पे लाया, उस चीज को 15-16 माह में देखें। मैं ये समझता हूं अगर इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम ना बनते, मुस्लिम लीग नून ये 15-16 माह का जो इक्तदार था, एक पीडीएम की जो एक गवर्नमेंट थी, उसमें अगर ये ना संभालते, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाना था। अच्छा, फिर वो कौन जिम्मेदार होता? यानी कि आपको नजर आ रहा है कि अगर अभी ना संभाला जाता तो डिफॉल्ट की तरफ चला जाता, लेकिन अभी की जो सारी सूरत हाल है वो देखिए चला महंगाई तो गया अपने था, बहुत अरूज इसमें पे कोई पहुंची तो हुई है। राय नहीं है, सारी पार्टियों के सामने है, इवन पीडीएम को भी हर चीज पता है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह दिन रात मेहनत की है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, इस 15-16 माह में मैं कहता हूं जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे, हमारे कश्मीर हाईवे, मोटरवे, कश्मीर हाईवे का जो है, इसका मेट्रो पास का, इसके अलावा बाराको जो है ना बाईपास, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं अरबों रुपए के, जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस 16 माह में जितना हो सकता है दिन रात मेहनत करके अपने इस पाकिस्तान को डिलीवर किया। आप देखें, एक चीज को पौने 4 साल में उसको बेड़ा गर्क किया गया हो तो उसको कुछ टाइम तो लगता है। और इंशाल्लाह ताला इस टाइम जो उम्मीद की एक किरण है, उम्मीद की एक सहर है, वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जो अच्छा, आके अपने इस पाकिस्तान की बेरोजगारी, डॉलर, पेट्रोल, हर सही चीज को इंशाल्लाह सही ताला स्टेबिलिटी में लाके इसको अपनी आवाम को रोजगार देंगे। सही। वो जो उम्मीद की शहर है वो मियां साहब हैं, और वो आने वाले हैं, इसी पे बात करता हूं, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बैरिस्टर साहब, फरमाइएगा, इलेक्शन की तैयारी क्या पंजाब के हवाले से आपकी हिकमत अमली है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन की तैयारी के हवाले से और इलेक्शन के ऊपर बहुत जोर भी दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ वाहिद जमात हैं जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन होने चाहिए, और बाकी जमातें जो हैं वो इससे भाग भी रही हैं। और बहुत से उन्होंने, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि जारहाना मिजाज जो हैं, बहुत से तनकीदी जुमले भी कहे हैं, नाम लिए बगैर कहे हैं, इसलिए मैं भी नाम नहीं ले रहा। तो पंजाब में कम बैक करने की क्या हिकमत अमली है? क्योंकि पंजाब ही एक बड़ा सूबा है और पार्लियामेंट की राहदारियों का रास्ता है। देखिए, अगर पंजाब की सियासत को मैनूवर ना किया जाए, जो कि पिछले 50 साल से किया जा रहा है। 1988 में हम अक्सरियती पार्टी थे, लेकिन वो छांगा मांगा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो उसके बाद भी यही किया जाता रहा है। मैं समझता हूँ अगर पंजाब के लोगों को यहाँ पे बड़े बड़े जज्बाती नारे लगाए गए, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग, तो मैं समझ रहा हूँ अगर पंजाब के लोगों को हकीकी सियासत और सियासी और नजरियाती रंग में रंगा जाएगा तो पीपल्स पार्टी ही वाहिद ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि यार अब ये झूठे बयानियां कोई नहीं सुनता, पता नहीं लोग क्या करते हैं, कैसे इस तरह की गुफ्तगू कर ली जाती है। लोग बड़े तंग आए बैठे हैं, जब जाएंगे सबको पता चल जाएगा। अब कोई ऑन करे या ना करे, किसी ने आपका 2018 नहीं देखना, ये भी देखना है कि अब भी आपकी पूरी हुकूमत, 80% कैबिनेट आपकी थी, पूरा इख्तियार आपका था, मर्जी आपकी थी, लंदन से हुकूमत चल रही थी, वजीर आजम 3-3 दिन जाके वहां पे मुशावरत लेके आते थे, वजीर खजाना तक इंपोर्ट किया गया। तो जवाब तो देना पड़ेगा और अवाम जवाब लेंगे। दूसरी बात यह, मैंने पहले भी कहा, मियाँ साहब यहाँ से बीमारी की हालत में गए थे, हमें 4 साल तक यही बताया जाता रहा कि वो शदीद बीमार हैं, उनके लिए मुश्किल है वतन वापस लौटना। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती दे। एक ऐसा शख्स जो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, उसे उम्मीदें सहर ना बनाए। मुल्क भी बड़ी कमजोर हालत में है, तो इसे कोई इतना कमजोर आदमी नहीं चाहिए जिसकी अपनी सेहत खराब नहीं, जो टाइम नहीं दे सकता ना मुल्क को। मियाँ साहब को तो अभी अपनी सेहत को टाइम देना है। मुश्किल मुश्किल से तो डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रैवलिंग की इजाजत दी है 4 साल के बाद। तो मैं अच्छा, समझता हूं कि इस तरह के ये लोग बयानिए ना घड़े, जिससे आवाम को झूठी उम्मीदें ना दिलाएं, सच बोलें। मियाँ अभी अब कह रहे थे जी अंधेरे खत्म किए, एक तो नैरेटिव बड़े झूठे बनाते हैं। ये सुनिए जी, 2000
13 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, हमने बिजली के मंसूबे लगाए। इनका जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रोज हमें अदालतों में बुला के हमारे मंसूबे बंद करता था। उसके बावजूद हमने बिजली के मंसूबे लगाए और लोड शेडिंग कम की। हमारा जब तक हुकूमत रही लोड शेडिंग कम थी। निगरान हुकूमत आई, उसमें से इन्होंने मुसद्दक मलिक खरीद लिया। उसने इलेक्शन के 3 महीने में 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग की। आज तक मुसद्दक मलिक जो कि निगरान वजीर था, उससे पहले नून लीग का नहीं था, निगरान वजीर पानी और बिजली, वो इन्होंने खरीद लिया, आज तक इनके साथ है। उसने अंधेरे किए थे, वो जाली अंधेरे थे और मियां साहब ने जाली रोशनी फैलाई थी। तो इस तरह ये झूठे ना बयानिए दें। अब मियां साहब की सेहत इजाजत नहीं देती, 74-75 साल की उम्र में है, दिल का उन्हें आर्जा है, उनके लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल है। ये खुद हमें बताते रहे हैं PMLN के दोस्त कि डॉक्टर्स उन्हें मना कर रहे हैं, हम उन्हें मना कर रहे हैं, वो बीमार हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामती दे। एक बीमार आदमी की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जरूरत है तवाना लोगों की, पाकिस्तान को जरूरत है नौजवानों की, पाकिस्तान को घिसे पिटे फार्मूले की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 60% नौजवान है। यानी आपके नजरिए में तो सबके आपके नजरिए में तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी रोशन और दरख्शिंदा सितारे हैं। सर, आपकी तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की जा रही है, इस पे पॉइंट लूंगा, लेकिन उससे पहले राजा उमर साहब से पॉइंट लेना चाहता हूं। उमर साहब, आपने ये सारी बातें सुन भी ली हैं और नवाज शरीफ साहब की वापसी को एक डील के साथ भी मुंसलिक किया जा रहा है, तो कितनी इसमें सदाकत है और क्यों राना सनाउल्लाह साहब को बार बार सामने आकर यह बयान देना पड़ा कि किसी डील के तहत वापसी नहीं हो रही? और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर डील के तहत नहीं है तो फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, उसी में ही आ जाते, ज्यादा अच्छे से इस्तेकबाल होता। हमारे जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो साबका वज़ीर दाखिला भी थे, और ये वाज़ेह बात है, इसमें डील वाली कोई बात नहीं। ये जो आज से जो डील की जो बात है, इसमें कोई जो है ना सदाकत नहीं है। दूसरा, जनाब ने जो बात की, मैं जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनको कुछ नून लीग के दोस्त, हमें भी पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त इस तरह बताते हैं। वो कहते हैं कि आज 10 साल पीपल्स पार्टी का इक्तदार सिंध में है, वहां पे ये हालात हैं कि गटर के ढकने तक नहीं मिलते। बात ये कर रहे हैं कि भी ये झूठे बयानी है। बात ये है कि मैं ये कहता हूं कि इससे पहले आप ये देख लें कि मुस्लिम लीग नून के PM 3 बार नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने पाकिस्तान को कहां से कहां लेके आए। ये सारी अवाम के सामने है। अच्छा उमर साहब, ये तो अवाम के कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर है, कोई झूठा बयानिया नहीं मानता, पर बात ये है कि हम इस चीज से डरे तब, हम इलेक्शन से डरे तब कि नवाज शरीफ साहब या हमारे कायदीन का कुछ झूठा बयानिया हो। जिस पार्टी ने मुल्क को डिलीवर किया वो हो, उसको इन बातों से किसी किस्म का इबाम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा, सवाल वहीं पे ही मौजूद है कि ये फरमा दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, उस हुकूमत में क्यों नहीं आना मुनासिब समझा नवाज शरीफ साहब ने? देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जब वो PM थे, फिर तो ये खामखा कहते। हमें तो ये मतलब इस चीज की हैरत हो रही है, जो PDM हुकूमत जो हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी थी, ये तो खामखा कहते जी भाई इनका प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने तो डील की है, ये अब आए हैं। बात ये, इस टाइम तो निगरान गवर्नमेंट है। मियाँ साहब की देख लें, जितने केसेस थे, मियाँ साहब को सारे केसेस में हक और सच की फतह हुई है। वही अदालतों ने मियाँ साहब को बेगुनाह, जितने हमारे मरियम नवाज साहिबा पे, हमजा शहबाज शरीफ साहब पे, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब पे, खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब तैयार है। कहने का ये है कि नवाज शरीफ साहब तैयार है। हाँ जी, नवाज शरीफ केसेस के लिए तैयार है नवाज शरीफ साहब? जी बिल्कुल तैयार है। अच्छा सर, टाइम मेरे पास मुझे बात पूरी करने में आपने सबसे कम मौका मुझे दिया है बात करने का। जी 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 सर, टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया है, टाइम बहुत कम रह गया है। मेरी बात बताना चाहता हूँ, मैं मेरी बात सुनिए। देखें, आज अदालतों के फैसले आप लोगों के सामने हैं। जिन जजेस ने उस टाइम फैसले किए, होने दें जी, आज आप लोगों के सामने एक ही बात सुनी जा रही है। किया क्यों? सही चलें जब आएंगे नवाज शरीफ साहब तो केसेस के हवाले से देखेंगे, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया। बैरिस्टर हसन साहब, आपसे बस आखिरी पॉइंट लेना चाहूंगा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। बार बार ये भी कहा जा रहा है, तो क्या पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा है? हमारा किसी से कोई सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा नहीं है। मुसावी हम मौके इसलिए मांग रहे हैं कि ये निगरान हुकूमत एक डील और चोरी छुपे मुनाफकत से बनाई गई। राजा रियाज अपोजिशन लीडर था, इन्होंने उसे अपनी जमात में, कभी अपोजिशन लीडर भी दूसरी जमात में शामिल हो जाते हैं। उस निगरान हुकूमत में मियां नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद साहब बैठे हुए हैं और मियां शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहद चीमा बैठा हुआ है।
ये कौन सी निगरान हुकूमत है जी? एक दफा फिर लूटने लगे हैं दोबारा से निगरानों के किस्म देश। का सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा नहीं। बैरिस्टर हसन साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। राजा उमर साहब, आपके वक्त का भी। और नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जरा एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से और महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है उसके हवाले से बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और 31.44% तक जा पहुंची है। और महंगाई का असल ज़िम्मेदार कौन है? सियासी जमातें तमाम मंशूर लिए बैठी हैं और आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए भी वो तैयार बैठी हैं। साथ ही साथ पाक अफ़गान बॉर्डर से स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से भी आज एपेक्स कमेटी में बहुत सी बातें की गई हैं। बिजली में मज़ीद इजाफे की वजह IMF है या कोई और वजूहात हैं? तो महंगाई के हवाले से और सियासी जमातों के मंशूर के हवाले से मोहतरम जनाब सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पे बात करेंगे। तो सजाद मीर साहब, सबसे पहले तो एपेक्स कमेटी के हवाले से मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं कि अफ़गान मुहाजिरीन हो, स्मगलिंग की रोकथाम हो, हवाला हुंडी हो, बिजली चोरी हो, मंशियात की रोकथाम हो, ये सारे के सारे फैसले जो हैं निगरान सेटअप में ही क्यों? बाकी सियासी जमातें क्या कर रही होती हैं और उनसे जब सवाल किया जाए तो उनके बस की ये बात नज़र नहीं आती, ऐसा क्यों है? देखिए, बात ये है कि ये एक तवील कहानी जो पाकिस्तान के साथ चल रही है। हमने मान लिया है कि हमारे यहाँ हाइब्रिड सिस्टम था। जी। जनरल बाजवा ने तो खुल के कह दिया है कि हमने मामला में दखल दिया मुल्क की सियासत में, हमें अब इससे दूर रहना चाहिए। और लोगों ने इसकी तारीफ भी की कि फ़ौज अब खुद को सियासत से अलग रखना चाहती है। लेकिन लगता ये है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, अभी हमारे वज़ीर दाखिला ने एक बड़ा अजीब बयान दिया है, सरफराज बुख्ती ने। उसने कहा ये तेल आता है ईरान से, ये कोई ऊँटों में बैठ के नहीं आता। अच्छा। ये ट्रकों और गाड़ियों में आता है। और अब हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने कह दिया कि इसका कोर्ट मार्शल भी होगा और लोग जेल में भी जाएंगे। जिसका इनडायरेक्ट मतलब ये था कि हमारे सरकारी ऑफिशियल जो भी हैं, चाहे वो सिविल के हों चाहे फौज के हों, इसमें मुलव्वस रहे हैं और आइंदा ऐसा नहीं होगा। और जब हमने सख्ती की है, डॉलर के बारे में खास तौर पर की है, गंदम कहते थे अफगानिस्तान चली जाती है, ट्रांजिट ट्रेड में पैसा इधर आता है, तो ज़ाहिर है हमारे ऑफिशियल भी उसमें शामिल होते होंगे। और ऑफिशियल में सिर्फ सिविलियन नहीं है, गैर सिविलियन भी होते होंगे। तो अब जब फौज इस मामले में सामने आई है, आर्मी चीफ ने खुल के कहा है कि भी मैं कोर्ट मार्शल भी करूंगा और जेलों में भेजूंगा, तो ये इस बात का ऐलान है कि हाइब्रिड रिजीम अगर चल रही थी तो इसलिए चल रही थी कि कुछ काम ऐसे थे कि जो सिविल इंतजामिया डिलीवर नहीं कर पा रही थी, उसमें फौज की जरूरत थी। लेकिन अगर फौज उसे जरूरत पूरी नहीं करती तो फिर उसका फायदा क्या हो सकता है? अब अगर कह दिया गया है कि मुल्क की मईशत को, अब डॉलर कम आ गया कि नहीं आ गया जी। डॉलर लोग किस तरह अफगानिस्तान के बॉर्डर के पार ले जा रहे थे और खुलेआम वहां से कारोबार हो रहा था, पिंडी की गलियों में और पेशावर की मार्केटों में खुलेआम डॉलर बिक रहा था और 300 क्या पता 350 तक पहुंच गया था। और अब आज आप 350 पे भी डॉलर लेके जाएं तो खरीदार नहीं मिलता आपको। तो ये सारा जो फर्क हमने पैदा किया था बैड मैनेजमेंट की वजह से किया था। इसकी जिम्मेदारी हमारी कोई खाकी ब्यूरोक्रेसी पर है या सफेद ब्यूरोक्रेसी पर है, ये बहस नहीं है। बहस ये है हम डिलीवर नहीं कर पाए, हम गवर्नेंस नहीं कर पाए, हम चला नहीं पाए मुल्क को उस तरीके से चलाना चाहिए थी। हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं थी, कोई तरीका कार नहीं था कोई। अभी अब सन 18-19 पे लोगों ने 19 में कहना शुरू कर दिया था कि अगर हमने मजीद कर्जे लिए तो हम इस काबिल नहीं रह गए कर्जे पे कर सके। हमारे एक्सपर्ट ने कहा, आर्टिकल लिखे, किताबें लिखी, हमने माने नहीं। ठीक है, पहले हमने कर्जे लिए थे लेकिन उसके पे करने की एक सूरत थी कि हम एक टाइट पोजीशन आती, हम कर्जे पे करते, लेकिन अब वो सूरत हाल हो गई है कि कर्जे पे करने का पैसा नहीं है हमारे पास। हमारी 25 बिलियन डॉलर पर क्यों आकर रुक गई है हमारी एक्सपोर्ट? हम सिर्फ कॉटन एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, सिर्फ टेक्सटाइल अपनी इंडस्ट्री, उसमें अगर धागा सस्ता बाहर चला जाता है धागा एक्सपोर्ट कर देते हैं, कपास चली जाती है कपास एक्सपोर्ट कर देते हैं। वैल्यू एडिशन हमने शुरू की थी वो कम हो गई है। एक जमाने में हमारा कपड़ा जो था दुनिया में कहाँ कहाँ जाता था, फिर हमारे कपड़े के गारमेंट्स बनते थे, दुनिया भर के जो मुल्क थे वो पाकिस्तान से अपने गारमेंट तैयार करते थे। अब कभी वियतनाम से हो रहे हैं, कभी बांग्लादेश से हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मुल्कों से हो रहे हैं। हमने क्या ये सूरत पैदा कर दिया?
हमारी अच्छा मीर साहब ये फरमाइएगा कोर्ट मार्शल की तरफ तो आपने इशारा कर दिया है, सियासतदानों का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार है? क्योंकि हम देखते हैं कि सियासतदानों के भी बहुत ज़्यादा दावे हैं। बैड गवर्नेंस की वजह क्या है? क्यों नहीं हम डिलीवर कर पा रहे? जिस आपने भी सवाल उठाया कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे जो सवाल है वो क्यों का है कि क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे? और महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, आपकी नज़र में इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? देखिए, आज चीफ जस्टिस ने जब लाइव कवरेज हो रही थी ये कहा कि यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं बहुत से लोगों की। उनका इशारा चीफ जस्टिस की तरफ था जो माजी में रहे हैं जी। उन्होंने मार्शल लॉ को भी जवाब फराहम किया है। हम भी कसूरवार हैं उसमें। अदलिया हो, फौज हो, पार्लियामेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कुछ भी हो, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस मुल्क में बैड गवर्नेंस में। प्लानिंग ही नहीं की हमने। पहले 5-5 साल के मंसूबे होते थे, चला करते थे, यूं खां के ज़माने से बढ़ना शुरू हुए थे, उसके बाद भी चले, भुट्टो ने भी बनाए, तो भुट्टो पर हम बहुत इतराज़ करते हैं, उसने भी बनाए, उसके बाद ही बने, फिर अचानक गायब हो गए। हमने कहा क्या 5 साल मंसूबे की ज़रूरत है, हम बनाएंगे और चलाएंगे इसको। और प्रोफेसर खुर्शीद आए थे, उन्होंने रोलिंग 5 ईयर्स प्लान का एक स्कीम पेश की थी कि हम ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि हर साल 5 साल का मंसूबा अगले 5 साल के लिए उसको रीविजिट किया जाएगा, रीराइट कर दिया जाएगा। चलिए, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट था, पुराना नहीं चला, आगे ये क्या चलता। रिजल्ट क्या है कि कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हमने तय नहीं किया क्या किया। बच्चे हमारे पढ़ते हैं, किसके बच्चे नहीं पढ़ते? मैंने जिन अदारों के नाम लिए हैं, इनकी औलादें बता दीजिए कहाँ पढ़ती हैं और वजीफा कहाँ से मिलता है उनको, और कहाँ से वो ये सारी बरात हासिल करते हैं। इनकी इतनी सकत है, इतना तप्पड़ है, लाखों रुपए की तनख्वाह हम देते हैं, लेकिन इतना है कि बाहर पढ़ सके, और उसके नतीजे के तौर पर हम उनकी पॉलिसियों को अडॉप्ट करते हैं। एक हमारे इकोनॉमिस्ट ने, उसने ऑन एयर ये बात कह रही थी कि जब मीटिंग हो रही थी तो किसी ने कहा कि 170 रुपए का डॉलर हो गया, उसको 170 रुपए का डॉलर हो गया था। उन्होंने कहा इनको क्या फर्क पड़ता, 270 का भी हो जाए, इनकी तो पेंशनें, इनका तो जो भी फायदा है, जो बेनिफिट है, वो तो आता ही डॉलर्स में से है। वो डॉलर्स में से पैसे लेकर, पेंशनें लेकर बैठे हुए हैं आप, और हमारी इकोनॉमी आप प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान करेंगे आप? उनके बिहाफ पे प्लान करेंगे? आज तक IMF ने कोई ऐसी प्लान की है किसी मुल्क में भी जहां ग्रोथ बढ़ी हो? हाँ, आप कहते हैं कि हमारे पैसे आपने देने हैं, अवाम से खींचो और हमें दे दो। आप कहते नहीं, हम अवाम से तो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि प्रिविलेज क्लास से पैसे लो और वापस दो और आगे चलाओ और बढ़ाओ। ऐसा होता नहीं है। आपको मुल्क में ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी को एक तरह का इनकरेज करना पड़ेगा। कैसे होगा? 22% तो आपने इंटरेस्ट रेट लगा दिया है, आपने डॉलर की कीमत जहां तक पहुंचा दी जो ये पहुंची है, और इसको आप नेचुरल समझते हैं। आपने जो इंपोर्ट का है उस पर ऐसी सूरत पैदा कर दी है कि हम ना रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, ना मशीनरी मंगवा सकते हैं। क्या हम चीजें बनाएंगे जहां? क्या हम करेंगे ऐसे? गंदम हम अब बाहर से मंगवा रहे हैं। चावल हमारा जो था वो इंटरनेशनल मार्केट में इस पर डबल फसल ली है हमने चावल की, और कहा जा रहा है कि 2-3 अरब का चावल हम जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि हम गंदम जो है उसे बाहर से ना मंगवाना पड़े, अल्लाह करे कि बहुत सी चीज़ें हम मुल्क में बनाना शुरू कर दें, पैदा करना शुरू कर दें, एग्रीकल्चरली मैशियत हम बना लें कम से कम ठीक अपनी, हमारी सचमुच IT की इंडस्ट्री चल पड़े, हमारी माइनिंग में हम जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वही चल पड़े। और इस पूरी काम के सिलसिले में फौज मदद कर रही है सिविलियन हुकूमत की। हमारा कोई इदारा ऐसा नहीं है, मैं किसी एक पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसने अपनी जिम्मेदारी अदा की हो और वो काम किया हो जो मुल्क की बेहतरी के लिए। अब अगर सब मिल गए हैं और चाहते हैं कि मिलजुल का काम करेंगे, सबको एक दूसरे का डर भी है, ये हमें एक्सपोज करके रख देंगे तो शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ अच्छा, आ तो जाए। मीर साहब यानी इस तमाम बात से खुलासा ये निकाला जाए कि जो सियासी जमातों के मंशूर हैं वो सिर्फ महज नारों तक हैं, आवाम की भलाई की बात की जाती है, लेकिन उस मंशूर पर उस तरीके से अमल नहीं हो पाता। और आपके नज़रिए के मुताबिक कि अभी भी जो आने वाली हुकूमत होगी, क्योंकि इलेक्शन की बाज़गश्त है हर तरफ, तो आने वाली हुकूमत के पास भी कोई मुआशी सब्सिडी का प्लान नहीं है। अभी तो कोई मंशूर आया नहीं। 70 में पहली बार मंशूर आने का रवाज पैदा हुआ था इस मुल्क में। अच्छा। और मंशूर आने के बाद चूंकि वो सोशलिज्म का जमाना था, बहसें हो रही थी, जमीन की तहदीद, हद मलकियत की तहदीद का मसला आया था, तो जमात इस्लामी से लेकर सोशलिस्ट पार्टियां जो थी उन्होंने जमीन की हद मलकियत को शायद 250 एकड़ तक महदूद करने की बात करनी शुरू कर दी थी पहली बार। आज भी हमारे एक इकोनॉमिस्ट कहते हैं, शायद हसन सिद्दीकी साहब, के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के दस्तूर में मुआशी तौर पर जो इस्लाहत का जिक्र किया गया है उन सब को आप लेजिस्लेट कर दें और सबका उस पर इतफाक कर ले और फिर आगे बढ़े।
जिन पर सब मुतफिक हैं उस पर इतफाक कर लिया जाए और लेजिस्लेट कर दिया जाए, ज़बानी कलामी नहीं, कानून बना दिया जाए कि इससे हट के कोई आगे नहीं चलेगा। फिर आगे चला जाए, देखा जाए क्या क्या सूरत पैदा होती है। हम मंशूर पेश कर देते हैं, नारे लगाते रहते हैं, इतने लाख घर बना देंगे, इतने इतने करोड़ लोगों को मकान दे देंगे और इतने लोगों को नौकरियां दे देंगे, और देते कुछ नहीं है। और फिर कहते हैं जी कि यूटर्न लेना जो है ये लीडर का काम होता है। भाई खुदा का खौफ करो, एक ने किया, दो ने किया, मैं किसी की हमायत नहीं कर रहा, सब बाकी लोगों ने भी कोई इस मुल्क के लिए कोई ड्रिवर नहीं किया, कुछ नहीं किया है। अब सबके लिए पोलिटिकल बंदा तो मैदान में खड़ा है ना जी, उसको तो हम सुना सकते हैं, बाकी लोगों के बारे में बात भी नहीं कर सकते। अब बात होना शुरू हुई है, जब बात होना शुरू हुई है तो बात बहुत दूर तक पहुंचेगी, और मेरा ख्याल कि हो सकता है कि सब अदारों को अकल भी आए और वो बेहतर तौर पर मामला को आगे सही, लेकर सबको यानी कि मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब आपके वक्त का, और अवाम की भलाई के लिए नारों से, दावों से निकल कर आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।